नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कमल राष्ट्रीय में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दागी कार्तिकेय सिंह से छिना कानून मंत्रालय, अब सीएम नीतीश ने दी जिम्मेदारी। सौगत रॉय की नसीहत, तृणमूल छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, जवाहर सरकार राज्यसभा से दे इस्तीफा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 24 सितंबर को ग्वालियर कोर्ट में तलब। आपकी बंगाल इकाई भाजपा के खिलाफ शुरू करेगी राज्यव्यापी आंदोलन, लोकसभा चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, संगठन ही बनाता है सरकार, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोई चुनौती नहीं। बिहार में सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपहरण के आरोप से घिरे कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी छीन ली है। अब वे गन्ना और उद्योग विभाग में अपनी सेवा देंगे। वहीं कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अब शमीम अहमद संभालेंगे। शमीम अहमद इससे पहले बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री थे। बता दें कि कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज है और इसी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था और 16 अगस्त को सरेंडर करने के लिए कहा था। विवाद उस समय उठा जब बाहुबली कार्तिकेय को सरेंडर करने के बजाय उसी दिन कानून मंत्री पद की शपथ दिला दी थी। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वे उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना कोर्ट के सामने सरेंडर किया और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर को दे दी है। मोकामा के शनिवार शिविर नगर गांव के रहने वाले कार्तिकेय सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। उनकी पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं। कार्तिकेय 2005 में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के संपर्क में आए। छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से करीबी इतनी बढ़ गई कि छोटे सरकार ने कार्तिकेय मास्टर को अपना चुनाव रणनीतिकार बना लिया। अनंत जब अलग अलग मामलों में जेल में रहते तो उनके सारे काम कार्तिकेय ही करते। मोकामा से लेकर पटना तक अनंत के हर काम को पूरा करने का जिम्मा कार्तिकेय पर ही रहता था। इसी साल अनंत सिंह को सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब अनंत सिंह की मोकामा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से अनंत की पत्नी नीलम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कार्तिकेय मास्टर को मोकामा में नीलम के साथ उनका प्रचार करते हुए भी देखा जाता रहा है। चुनावी हलफनामे में कार्तिकेय ने अपने ऊपर 4 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इस मामले में उनके ऊपर चोरी, अपहरण, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने, जबरन वसूली, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करने से जुड़े आरोप हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या चैनल को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप उनके ऊपर है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय सिंह के पास 29 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति है। कार्तिकेय नीतीश कैबिनेट के दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री राजद कोटे के ही सुमीर महासेठ हैं। महासेठ के पास 24 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति है। नीतीश की कैबिनेट में 5 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तृणमूल कांग्रेस में इन दिनों नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर पार्टी नेतृत्व आरोप लगाने वालों पर ही सख्ती बरत रहा है और उन्हें पार्टी छोड़ने की नसीहत दे रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले जवाहर सरकार इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह अपने विचारों को बहुत अधिक महत्व देना बंद करें। तृणमूल कांग्रेस को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार घटनाक्रम से इतने शर्मिंदा है तो वे अभी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। उन्हें सांसद के अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वे पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के संघर्ष या पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में उसकी लड़ाई में जवाहर सरकार जैसे लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार ने सोमवार को कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का एक वर्ग पूरी तरह सड़ चुका है और ऐसे तत्वों के साथ 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता।
1 साल पहले तृणमूल की टिकट पर राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने वाले पूर्व नौकरशाह सरकार ने हाल ही में कहा था कि कथित शिक्षक भर्ती और पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले पर में पार्टी के नेताओं पार्थ चटर्जी और अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके दोस्तों और परिवार उन्हें राजनीति छोड़ने के लिए कहा था। थोराई ने कहा कि पार्टी को स्वार्थी और अवसरवादी लोगों की जरूरत नहीं, जवाहर सरकार को तुरंत सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वे सार्वजनिक कद वाले व्यक्ति हैं और हम नहीं। मैं पार्टी नेतृत्व से उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा। तृणमूल के एक अन्य नेता ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकार के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जवाहर सरकार जैसे लोग सांसद बनने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में शामिल होते हैं। अब जब पार्टी में संकट है तो वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल सांसद होने के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय में अवमानना के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर ग्वालियर जिला कोर्ट में 24 सितंबर को सुनवाई होनी है। मामले को लेकर दायर याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से बताया गया कि वे राजनीतिक व्यवस्था के कारण कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। इस पर उनकी विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अवधेश ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया। गौरतलब है कि पूर्व में हुए उपचुनाव में भिंड में दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और भाजपा के समर्थकों को लेकर कहा था कि सभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। उन्होंने भाजपा को अलकायदा का जासूस तक बता दिया था। इसे लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए निजी इस्तगासा दायर किया था। इसको लेकर ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ। अब इसी परिवाद पर 24 सितंबर को जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी बीच सामने आया कि पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार के तानाशाही कामकाज के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भाजपा खेमे पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द हम केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्तावादी कामकाज के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार के अलोकतांत्रिक कामकाज और वंशवाद की राजनीति दोनों के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन भाजपा के खिलाफ हमारे अखिल भारतीय कार्यक्रम का हिस्सा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य में 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। साथ ही कहा कि हमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। हम अगले साल तक राज्य भर में अपनी उपस्थिति बना लेंगे। हमारी अगले साल के पंचायत चुनाव और राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी, चाहे वे सत्तारूढ़ टीएमसी हो या विपक्षी भाजपा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे। भारी भरकम उम्मीदों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी आश्वस्त हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है। विशेष बातचीत में भूपेंद्र ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किस संगठन सरकार से बड़ा है। व्यस्तत्व संगठन से ही सरकार बनती है। सभी कार्यकर्ता को साथ लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना पहला काम है। पार्टी के सेवा से जुड़े कार्यों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना है। निकाय चुनावों में 100% सीटें जीतने के बाद अगले वर्ष होने वाले विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र और
शिक्षक क्षेत्र की कुल 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 3 सीटें वर्तमान में भाजपा के पास है। हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव में सभी 5 सीटें, निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम में पार्टी की जीत हो। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बहुत प्रभावी है। हम तकनीक का उपयोग कर उसे और प्रभावी बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेतृत्व के प्रति विश्वास के आधार पर लक्ष्य पूरा करेंगे। मोदी सरकार के कार्य की सार्थक चर्चा आज भी होती है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम निश्चित रूप से सभी 80 सीटें जीतेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन होगा, सपा या बसपा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो भाजपा के सामने मुकाबले में कोई नहीं है। बसपा सुप्रीमो के बारे में सबको पता है कि वह कहां हैं। अखिलेश यादव के बारे में उनके गठबंधन के पूर्व सहयोगी ही बता रहे हैं कि वह कहां रहते हैं और उनकी राजनीति में सक्रियता कितनी है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। मैदान में सपा, बसपा और कांग्रेस का ही नहीं है। हमारा सूचना तंत्र कार्यकर्ता है। पार्टी के पास सरकारी कोई सिस्टम नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं के सूचना के आधार पर पार्टी व सरकार के स्तर पर समाधान का प्रयास करते हैं। फीडबैक को सरकार के साथ साझा करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय है, वह समाज के बीच रहता है। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार से समन्वय के लिए अलग अलग स्तर पर टीम है। संगठन से सरकार को फीडबैक मिलता रहेगा, उसके आधार पर प्राथमिकता तय होती रहेंगी। मेरे लिए गर्व की बात है कि किसान परिवार और जाट समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। जहां तक रालोद सपा गठबंधन का सवाल है, तो पिछले चुनाव के नतीजे से साफ है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा को अच्छा परिणाम मिला है। जो नैरेटिव सेट किया गया है उसमें सच्चाई नहीं है। बागपत रालोद का गढ़ था, वहां भाजपा ने 2 सीट जीती है। मथुरा में 5 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनाव में पहला चरण सपा रालोद के प्रभाव वाला क्षेत्र था, लेकिन भाजपा ने 58 में से 46 सीटें जीती। इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता। हम प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं, इससे सरकार और समाज हमारी बात सुनते हैं। जाट भाजपा के साथ है, भाजपा को ही वोट देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।